कभी संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा विलन विसर्ग लगता है, जो कभी स बन जाता है तो कभी ओ बन जाता है तो कभी गायब भी हो जाता है। लेकिन आज हम इस विलन को अपना दोस्त बनाने वाले हैं। नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के सभी नियमों को बेहतरीन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा को। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड आता है तो उस विसर्ग में जो परिवर्तन होता है ना, यानी कि कोई भी जब उसमें चेंज होता है तो वो विसर्ग संधि कही जाती है। अब समझते हैं विसर्ग संधि के भेद। पहला है सत्व विसर्ग संधि, दूसरा उत्व विसर्ग संधि, तीसरी रुत्व विसर्ग संधि, चौथी विसर्ग लोप संधि। तो चलिए हम पहली संधि से स्टार्ट करते हैं, सत्व विसर्ग संधि से। इसमें कहा जाता है कि विसर्ग के बाद यदि च या छ से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड आ जाता है तो वो श शलगम में चेंज हो जाता है, और उसी तरह से यदि ट या ठ से स्टार्ट कोई वर्ड यदि आ जाए विसर्ग के बाद तो वो षटकोण वाले श में चेंज हो जाता है। और यदि त या थ आ जाए, यानी कि विसर्ग के बाद यदि त या थ आ जाए तो विसर्ग स में चेंज हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको और क्लियरफाई करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको परिभाषा में समझाया है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ इन दोनों में से कोई भी वर्ड, मतलब इस अक्षर से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो ये जो विसर्ग होती है ना, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका श से शलगम अर्थात श में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से यदि विसर्ग के बाद ट या थ हुआ तो ये विसर्ग आपका षटकोण वाला श में चेंज हो जाता है। और विसर्ग के बाद यदि त या थ से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड आता है तो इस विसर्ग का चेंज हो जाता है स में। मैं वन बाय वन आपको है ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल है नमः ते, विसर्ग है, विसर्ग के बाद त है, त से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ते, अर्थात ये त जो है इसकी वजह से ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? स वाले व्यंजन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नम ऐसे हो जाएगा क्योंकि विसर्ग चेंज हुआ है, तो ये आधा स में चेंज हो गया क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, और ये हमारा वर्ड बन जाता है नमस्ते। है ना इजी? एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है इतः तथा। जैसे यहाँ पे भी वही बात आ गई कि विसर्ग के बाद अगला वर्ड भी वही त से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? स व्यंजन में। तो बस इसको लिख दीजिए। ये तो आपने मोस्टली कई बार कहानियों में ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ भी है। ये बन गया इतस तथा, जिसका क्या मतलब होता है? इधर उधर। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं हम कि च या छ इन दोनों में से यदि कोई भी अक्षर आता है तो वो विसर्ग श में कैसे चेंज होता है। जैसे अगला वर्ड देखिए, कह चित, विसर्ग के बाद अब अगला वर्ड क्या है? चित, च से स्टार्ट हो रहा है, तो इस च की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? विसर्ग, और किस में हो जाएगा? श में। किस में चेंज हो जाएगा ये विसर्ग? श में। तो विसर्ग हम इसको कर देते हैं श में चेंज, और श के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये हमारा आधा ही रह हो जाएगा, और इसके बाद इसको मात्रा हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि श की मात्रा है। ये बन गया हमारा वर्ड कश्चित। चलिए एक और से देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा हरिचंद्र। हरिचंद्र भी वही चेंज है कि विसर्ग हमारा श में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? च की वजह से चेंज हो जाएगा। तो बस ये तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, विसर्ग को हमने श में चेंज कर दिया और अगला वर्ड हमने पूरा लिख दिया। वर्ड बन गया हमारा हरिश्चंद्र। कौन है ये हरिश्चंद्र? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि हरिश्चंद्र कौन थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है हमारा निष्ठुरा। अब ये तो संधि हो गई, अब इसको आपको संधि विच्छेद में चेंज करना है। श है, श के बाद ठ से स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ठ की वजह से ये श चेंज हुआ है। और श किस में चेंज हुआ? ये जो है किसकी जगह पे आया है? विसर्ग की जगह। तो बस श को हमने विसर्ग में वापस कर दिया। ये जो इससे पहले वाला वर्ड था उसको हम कंप्लीटली लिख देते हैं, और ये अगला वर्ड हमारा सेम वही आ जाएगा। ये हमारी बन गई संधि
विच्छेद। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट, अपने क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे श और यहाँ पे ठ, मैंने जैसे आपको बताया कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आ जाए या उससे स्टार्ट कोई वर्ड हो जाए तो विसर्ग हमारा किस में चेंज होता है? श में, षटकोण वाले श में। तो यहाँ पे देखिए दोनों पास है, थोड़ा ध्यान आप लॉजिक लगाएंगे तो थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ ठ, इसकी वजह से ये चेंज हुआ है षटकोण वाले श में, और ये किसकी जगह पे आया? विसर्ग की जगह। हमने वापस इसको विसर्ग बना दिया और इसकी जगह विसर्ग बना तो पहला वर्ड वैसे ही लिख दो और उसके बाद जो भी वर्ड बचा है वो कंप्लीटली वैसे हो जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी संधि विच्छेद। चलिए एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे अगला वर्ड है हमारा धनुष टंकारा। धनुष टंकारा, बिल्कुल वही चीज़ आ गई है फिर से। ठीक है ना, श के बाद ट से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, इसलिए इस ट की वजह से ये श किसकी जगह पे आया? विसर्ग की जगह। ये श विसर्ग की जगह आया, तो ये पूरा वर्ड वैसे ही लिख दीजिए आप। ठीक है, ये आ गया और ये अगला वर्ड आपका कंप्लीट है, धनु। ये बन गया आपका धनु टंकारा। बच्चों देखो मुश्किल नहीं है आज संधि विच्छेद करने में या संधि करने में, बिल्कुल नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो वो किसी भी वर्ड में दिक्कत नहीं होगी। मैंने इससे भी पहले संधि वाले में एक बात रखी है कि आपको ये जो भी करना है ये आप एक रफ में काम करें, और जब वो आपको उसका लगेगा कि हाँ भाई प्रैक्टिस हो गई है तो आपको डायरेक्टली आंसर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एग्ज़ाम में भी या कभी टेस्ट पेपर में भी आप ये काम करा करें कि स्टेप बाय स्टेप आप काम करें तो हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी आपके स्वर, आपकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हैं, उनकी क्या भेद है, और वन बाय वन जो भी उनकी परिभाषाएं हैं वो आपको बस याद रखना, मतलब नियम आपको याद करना है। अगर आपने नियम याद रख लिए ना और फिर आपको एग्जाम्पल करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप एक तरफ नियम रखें, और ये नहीं कहते कि सारे नियमों को आप इकट्ठा याद करें क्योंकि वो बात खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट संधि करते हैं उत्व विसर्ग संधि। बच्चों इस संधि को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहले इसका एक पार्ट समझते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो अर्थात छोटा अ हो तो जो विसर्ग है वो उ से ओ में बदल जाता है, और जो बाद वाला अ है वो अवग्रह यानी कि एस के शेप में बन जाता है, लेकिन वो साउंड में अ ही होता है। अब समझते हैं इसके दूसरे नियम को। बच्चों विसर्ग से पहले अ तो हो, लेकिन इस बार विसर्ग के बाद अ नहीं है। जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है ना, ये पांचों वर्गों के तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर य, र, ल, व या ह। यदि इन पांचों में से भी कोई भी हुआ विसर्ग के बाद तो विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले अ तो हो, लेकिन अगर विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी होता है तब भी विसर्ग का ओ चेंज हो जाता है। चलिए अब इस वाली संधि का भी देख लीजिए। बच्चों जैसे भी मैंने आपको इस परिभाषा में बताया कि विसर्ग से पहले आपका अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी आपका अ होना चाहिए, तो ये विसर्ग आपका किस में चेंज हो जाएगा? ऊ में। ज़रूरी नहीं है कि इस विसर्ग के दोनों तरफ अ होने पर ये ऊ में चेंज होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद आपका अ होना ज़रूरी है और विसर्ग से पहले ये कंपलसरी है कि विसर्ग से पहले अ होना भी ज़रूरी है, तो ये विसर्ग आपका ऊ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क में अ है, ये कंप्लीटली एक व्यंजन है। आपको मैंने भी पहले से बताया था कि व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं, उसमें जब तक स्वर नहीं लगेगा, ये अ स्वर है इसके अंदर, जब तक ये स्वर नहीं बनेगा तब तक ये क कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब ये विसर्ग इसके लगी हुई है इसलिए यहाँ पे जो है ऊ बन गया, विसर्ग ऊ में चेंज हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये अ प्लस, यहाँ पे अ प्लस ऊ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अपी हो गया। अब ये अ और ऊ मैंने आपको गुण संधि में समझाया था कि जब अ और ऊ मिलाकर क्या बन जाता है? ओ। गुण संधि में क्या बनता है? ओ कैसे बनता है? आपको उसमें मैंने भी सिखाया था
कि एक तो ए बनाना और दूसरा आपको ओ बनाना सिखाया था। तो ओ हमारा कैसे बनता है, अ और ऊ को मिला के हमारा ओ बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक स्वर और है अ, तो हम उसको अवग्रह यानी एस के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा वो लिख लीजिए, क्योंकि अ को हमने उपग्रह कर दिया है तो ये पी बच गया इसका, और क यहाँ पे हमारा जो था ये विसर्ग हमारा ओ में चेंज हो गया है, और ये क आधा ही था, क्यों, क्योंकि हमने इसके अ को किया था। तो इसको चेंज कर दीजिए, क से बन गया ये को, और ये बन गया हमारा अपी। ये एस नहीं बोलना, इसको अ का साउंड ही आएगा इसका, को अपी। ये हमारी बन गई संधि। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका प्रथमा अध्याय। ठीक है, अब मैं फिर से इसको एक बार अलग करती हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। मैंने म के अ को अलग करना है, तो म को मैंने आधा लिख दिया, इसके अ को पहले मैं अलग लिख लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि कैसे किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम विसर्ग को थोड़ा अलग लिखते हैं, और ये वर्ड आपका है ही। ठीक है, ये बन गया हमारा अध्याय। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ है। ठीक है, तो ये विसर्ग हमारा किस में चेंज हो गया, ऊ में। किस में चेंज हो गया, ऊ में। ठीक है, ये आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ से मैं उतार रही हूँ इन्हें। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। अब आ जाइए गुण संधि पे वापिस, कि अ और ऊ मिला के, इन दो को मिला के क्या बन जाता है, ओ। और ये अ जो है यहाँ पे ओ के बाद अ होने की वजह से ये आपका अवग्रह में चेंज हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला अध्याय का अ जो है हमने उसको अवग्रह में चेंज करते, तो ये जो बाकी है ये भी हम इसके साथ लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा कि साउंड में अ ही रहेगा ये। अब यहाँ देखिए, म के अ को हमने अलग करके उस अ को ऊ में मिला के हमने ओ बना दिया था। म के अ को अलग किया हमने, अ को ऊ में बनाकर हमने क्या कर दिया, उसको मिला के हमने ओ बना दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा वर्ड है ये आप अपना पहले लिख लीजिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। म के बाद अब कौन सा स्वर है, ओ, तो इसकी मात्रा लग जाएगी प्रथमो, और ये जो अगला वर्ड है ये पूरा कंप्लीटली हो गया। आपका वर्ड बन गया हमारा प्रथमो अध्याय। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनी है प्रथमा अध्याय। ये जो विसर्ग संधि है ये आपकी किस तरीके से संधि बन चुकी है। ठीक है, मैं और क्लियर करती हूँ कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ होने की वजह से ये विसर्ग आपका ऊ में चेंज हो गया। मैंने प्रथम से अ को अलग किया था, लेकिन उसी अ को मैंने ऊ में मिलाकर ओ बना दिया, और ये जो बाद वाला अ था उसको अवग्रह में चेंज कर दिया। प्रथम वापस हमने लिखकर इसके बाद जो ओ स्वर है उसकी मात्रा लगा दी, और वर्ड हमारा बन गया प्रथमो अध्याय। आपको बस ये करना है एग्जाम्पल में कि ये अगर संधि विच्छेद आ गया तो संधि आपको लिखनी है। ये जो 3 आपको मैंने लाइन ये स्टेप बताए हैं ये आपको सिर्फ रफ काम में करना है ताकि आपको समझ में आए कि सही वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अब अगला एक और करते हैं। जैसे कि आपको इसी उत्व संधि में मैंने एक और बात करी थी कि यदि विसर्ग के बाद यदि य र ल व यदि ये आ जाए, या फिर क से लेकर आपका प वर्ग कंप्लीटली, क ख घ प प ये सारे कंप्लीटली इनके जो हैं, यानी कि इससे भी क से लेकर प तक के जो इनका तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, विसर्ग के बाद बोल रही हूँ, इस क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, इन पांचों वर्गों का में से यदि इनके तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए तो वो क्या, विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ऊ में चेंज हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके भी एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है यशः द। ठीक है, विसर्ग से पहले अ है, यहाँ पे देखिए, या पहले मैं थोड़ा अलग कर देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, श व्यंजन है, उसके श को मैंने उसके स्वर को अलग कर दिया। ठीक है, और ये विसर्ग है हमारी, और ये द आपको पता ही है। ठीक है, ये किसका तीसरा वर्ण है या चौथा वर्ण है, बताइए जल्दी से बताइए। ये आपका त वर्ग का तीसरा वर्ण है, त थ द।
ठीक है, तीसरा वर्ण है, इस वजह से ये विसर्ग हमारा चेंज हो जाता है ऊ में। किस में चेंज होता है? ऊ में। ठीक है, ये आपका सेम वही रहेगा प्रोसेसर, अ ऊ। अब फिर वही वापस आ जाइए गुण संधि पर कि अ और ऊ मिला के क्या बन जाएगा आपका? ओ। अब इसके बाद तो अ है नहीं, इसलिए अब ग्रह बनना नहीं है। ठीक है, ये द हमारा कंप्लीटली ऐसे ही रहेगा। अब आ जाइए इसके वर्ड पे, ये वापस ऐसे उतार दीजिए। श के बाद अब अ नहीं है, अब कौन सा स्वर आ गया? ओ आ गया। तो बस इसकी मात्रा लगा दीजिए, यशो दा। क्या बन गया हमारा? संधि क्या बन गई? यशोदा। ठीक है, यशोदा जो आपकी संधि बन गई है यशोदा। अगर ये वर्ड आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना कि ये यशो, कई बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, गलती लिख देते हैं, यशो जमा दा कर देंगे। बच्चों यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको करना है कि यशोदा का संधि विच्छेद यशः जमा दा। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए बच्चों, जब भी हम किसी संधि का संधि विच्छेद करते हैं तो उन दोनों वर्ड का कोई ना कोई वो वर्ड होता है, मतलब उसका अर्थ होता है। यहाँ पे यशो जमा दा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको यशः दा यानी उसमें विसर्ग आपको शो करनी है। संस्कृत में हलंत और विसर्ग दोनों ही बहुत मान्य होती है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक आपकी ये से संधि आपको दे रखी है तपोवनम। ये भी आपने कई बार अपने चैप्टर्स में या किसी श्लोक में ये वर्ड देखा ज़रूर होगा, तपोवनम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि तपोवनम, यहाँ पे भी कैसे इसकी संधि करनी है। आपको ये देखना है कि वह आपको दे रखा है, वनम आपके सामने वर्ड है, तो ये वर्ड आपने पढ़े हुए हैं। इस व से पहले ओ की मात्रा है, ओ स्वर है। इसका मतलब है कि यहाँ ओ जो है विसर्ग में था। ओ किस में था? विसर्ग में था। ठीक है, और ये वर्ड आपका बन जाता है तपा, विसर्ग आ गई और ये बन गया आपका वनम। या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो मैं आपको दूसरा और स्टेप से भी समझा सकती हूँ। ठीक है, ये स्टेप उसको अलग ले लीजिए, ये वन हो गया हमारा डायरेक्ट। अब मैं दूसरे स्टेप से आपको समझाती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। व से पहले आपका ओ है, हम उस ओ को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये ओ हो गया और ये वनम हम अपना अलग वर्ड करते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, लेकिन इसकी वजह से ज़रूर चेंज होना है। ठीक है, अब आ जाइए उस पर। अब यहाँ पे आपने ओ को अलग कर दिया तो ये जो तप है हमारा वो आधा रह गया हमारा प। अब आपको वापस उल्टा चलना है। ओ हमारा कैसे बनाता है? डायरेक्टली स्वर तो नहीं है, ये दो स्वरों को, दो ह्रस्व अर्थात छोटे स्वरों को मिलाकर ये एक ओ बना था। गुण संधि में वापस आ जाइए, अ और ये बन गया हमारा ऊ, इन दो को मिलाकर ये बना था। ठीक है, आ गया। अब आ जाइए, ये हमारा जो तप है ये प में आप ज्वाइंट कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वनम यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ और थोड़ा और छोटा हो जाएगा आपके लिए। अब आ जाइए, ये अ को हमने प में शामिल कर दिया, कंप्लीट। और ऊ किसकी जगह आया था? विसर्ग की जगह, ये हमारा लगा था, राइट। तो ये इसको ज्वाइन कर दीजिए और ये वर्ड हमारा तपा वनम वर्ड बन गया। ठीक है, मैं यहाँ लगा देती हूँ, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा यहाँ चेंज हुआ था, तपा, और ये हमारा वर्ड बन गया हमारा तपा वनम। ठीक है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हमारा बन गया दूसरा। पेन को भी क्या हो गया? ठीक है, आपको यहाँ तक आ गया। एक तरीका डायरेक्टली मैंने आपको बताया तपा वनम करके कि ओ की जगह डायरेक्टली आप विसर्ग कर दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको दूसरा स्टेप कैसे बताया, मैंने कि पहले ओ को आप अलग कर लीजिए। आपने जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया तो व्यंजन आधा रह गया। अब वापस आ जाइए कि ये ओ कैसे बना था? और ऊ को मिलाकर। ठीक है, इस अ को हमने वापस प में शामिल कर दिया, ये कंप्लीटली तप बन जाता है और ऊ विसर्ग की जगह रखता है तो ये तपा बन गया और ये बाकी वर्ड हमारा वनम है ही। ठीक है, या तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे विसर्ग संधि के पहले दो नियम। अब बारी है आपकी आज की होमवर्क की। बोर्ड पे दिख रहे इस सवाल का जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ, जो भी बच्चा सबसे पहले और सही जवाब देगा, अगली वीडियो पार्ट 2 की शुरुआत में उसका नाम ज़रूर मेंशन किया जाएगा।
लेकिन वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो देखते हैं आज का संस्कृत सुपरस्टार कौन बनता है। फटाफट कमेंट कीजिए और मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।